गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम PT 365 जो कि हमारी इकोनॉमी की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज के लिए आपके सामने पार्ट नंबर 22 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब इसके अंदर सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक कहता है बंडलिंग स्कीम फॉर राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई। क्या है, न्यूज में क्यों रही, सबसे पहले ये समझिए। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इशू करी है कुछ गाइडलाइंस सप्लाई करने के लिए राउंड द क्लॉक पावर, किसको, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बंडलिंग स्कीम के माध्यम से। और ये बंडलिंग स्कीम ऐसी कुछ पहली तरह की स्कीम होने वाली है पूरे वर्ल्ड में। अब क्या है ये बंडलिंग स्कीम, जरा एक्साइटमेंट तो मुझे भी है, जान लेते हैं। देखिए, ये सब प्लान है जिससे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी और साथ में थर्मल पावर को बेचा जाएगा, जो है बंडल में बेचा जाएगा, ताकि जो एंड यूजर हो इन दोनों चीजों का वो अनइंटरप्टेड पावर पा सके, सप्लाई पा सके पावर की। अब देखिए, जो फर्स्ट फ्रेज है नेशनल सोलर मिशन का, जो प्रोवाइड करता है ऐसी स्कीम के लिए टू फैसिलिटेट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फ्रेज ऑफ नेशनल सोलर मिशन प्रोवाइडेड फॉर सच अ स्कीम टू फैसिलिटेट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर। और ये यहाँ पे राउंड द क्लॉक पावर देगा डिस्कॉम्स को फ्रॉम RE सोर्सेस, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट या बैलेंस करेगा ये लोकल जो कोल बेस्ड थर्मल पावर है उसके साथ में भी। स्कीम यहाँ पे रिन्यूएबल कैपेसिटी का थोड़ा बढ़ावा करेगी, मतलब जो फैसिलिटेट करेगा रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन। साथ में यहाँ पे जो भी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन होते हैं उनको भी फुलफिल करेगी, जो भी रिक्वायरमेंट है डिस्कॉम्स की उनको भी यहाँ पे फुलफिल करेगी। आराम से यहाँ पे डिस्कॉम्स वगैरह रिन्यूएबल पावर पा भी सकेंगे। साथ में इनेबल करेगी प्रिक्योरमेंट ऑफ पावर एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, मतलब अब ये पावर ले पाएंगे कॉम्पिटिटिव प्राइस में ले पाएंगे जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट में होगा। साथ में यहाँ पे बैंकेबिलिटी जो प्रोजेक्ट्स की है वो भी इंप्रूव होगी और यहाँ पे रीजनेबल रिटर्न भी हो सकता है भैया, अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा इन्वेस्टर्स को। जो पैसा इन्वेस्ट मिलेगा जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। स्कीम यहाँ पे एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है इंटरमीडिएटरी प्रोक्योरर के लिए, मतलब यहाँ पे बीच औलिया भी एक प्रोक्योरर भी होगा, वो एज एन एग्रीगेटर होगा या ट्रेडर होगा इंटर स्टेट या इंटर स्टेट या लॉन्ग टर्म या सेल परचेज ऑफ पावर के लिए। अब देखिए, बात आती है गाइडलाइंस के हिसाब से। बात क्या है, देखिए गाइडलाइंस के हिसाब से जो पावर जनरेटर्स हैं वो यहाँ पे इंश्योर कराएं कि एटलीस्ट 85% जो अवेलेबिलिटी होती है वो दोनों एनुअली और पीक आवर्स के टाइम पे। समझे, यहाँ पे गाइडलाइंस के हिसाब से क्या है कि पावर जनरेटर्स इंश्योर कराएं एटलीस्ट 85% अवेलेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए एनुअली, मतलब सालाना भी, और पीक आवर्स के टाइम पे। साथ में जो बिडर्स हैं इन्हें यहाँ पे सप्लाई देनी होगी एटलीस्ट 51% ऑफ पावर की रिन्यूएबल सोर्सेज से, याद रखिएगा। ठीक है, और बिडर्स जो हैं वो यहाँ पे, मतलब जो बोली लगाते हैं उन्हें बिडर्स बोलते हैं। बिडर्स यहाँ पे क्लब कर सकते हैं, छोटे छोटे थर्मल प्रोजेक्ट जो हैं वो इनको एक साथ सब कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे ये जो है वो अपने रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए टाई अप कर सकें। अब देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट जो है इसके अंदर क्या क्या आता है आपको पता होगा। सोलर और भाई और नॉन सोलर सोर्सेज, जैसे कि आपका विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, या कॉम्बिनेशन हो गया दोनों का, ऐसे कुछ आता है। अब बिडर यहाँ पे क्या होगा, इन्हें पेनाल्टी देनी पड़ेगी जो कि 25% के आसपास हो सकती है अगर मान लीजिए एनर्जी के टर्म में कुछ कमी आती है तो। अब देखिए, अब एक बॉक्स वहां पे दिया हुआ है, वो बताता है कि एनर्जी कंजम्पशन क्या है, क्या सिनेरियो चल रहा है हमारे देश के अंदर। सबसे पहली बात कि टोटल एनर्जी कंजम्पशन करीब 553.9 मिलियन टन का है ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट इन 2017-18। इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाता है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे हम आ गए, हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है। इंडिया की जो रैंक है ग्रोथ रेट के टर्म में एनर्जी कंजम्पशन की पूरे वर्ल्ड में, वो भी जो है हाईएस्ट है। और इंडिया की जो एनर्जी कंजम्पशन है माना जा रहा है वो और बढ़ेगी और बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारी ग्लोबल इकोनॉमी से कंपैरिजन में। ठीक है, ये 11% जो है अकाउंट करती है ग्लोबल एनर्जी डिमांड का 2040 तक। तो आप समझ लो कितने तेज लेवल में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है RPO के बारे में, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, जो मैंने आपको बताया इसके बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू जो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज हैं, मतलब यहाँ पे
जिनको चाहिए, जो जिन्होंने कमिट किया है भाई, ये ओब्लाइज हैं कि परचेज करेंगे कुछ परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, क्योंकि भाई एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब टोटल कंजम्पशन जो इलेक्ट्रिसिटी का होगा उसका कुछ परसेंटेज ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेंगे। अब ऑब्लिगेटेड एंटिटीज में कौन कौन आता है, जैसे डिस्कॉम्स हो गए, ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स हो गए, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स हो गए ना, जो मैं इलेक्ट्रिसिटी लेके बांटते हैं बाद में। साथ में रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस को कैरेक्टराइज करा गया है सोलर और नॉन सोलर आरपीओ के तौर पे। अब आरपीओस जो हैं वो प्रोवाइड करे जाएंगे अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और साथ में नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2006 के अंदर। तो ये कुछ बात हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी। न्यूज में क्यों रहा समझते हैं। देखिए रिसेंटली पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्च कर दिया गया है। अब बात जान लेते हैं कुछ कि भैया ये आखिरकार रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी है क्या। देखिए रियल टाइम मार्केट ये एक ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज प्रॉपर एक मार्केट प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बायर्स को इनेबल करता है और सेलर्स को भी इनेबल करता है कि ये अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को यहाँ पे जो है वो मीट करे, पूरा करे, क्लोजर टू रियल टाइम ऑपरेशन। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेशन में यहाँ पे ये बायर और सेलर को इनेबल करता है कि आप अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करो। अब इसके अंदर ऑक्शंस जो है हुआ करते हैं, मतलब पता है ये विल बी हेल्ड 48 टाइम्स अ डे, वंस एवरी हाफ एन आवर, मतलब 24 घंटे में 48 बार होंगे, आधे घंटे में एक बार होगा। और ये ऑपरेशनल हो गया है दो प्लेटफॉर्म के ऊपर। पहला है आपका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX जिसे बोलेंगे, और दूसरा है पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड PXIL जिसे बोलेंगे। साथ में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसे हम लोग पॉस्को बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को राउट करेगा सप्लाई सोर्सेज से कंजम्पशन तक, मतलब सप्लाई से कंजम्पशन तक, कंजम्पशन पॉइंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इसकी। और ये किसकी मदद से करेगा, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स के थ्रू। साथ में अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है रियल टाइम मार्केट को एज अमेंडमेंट्स वर मेड टू देखिए यहाँ पे अगर भाई रियल टाइम मार्केट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है तो भाई अमेंडमेंट किए गए हैं कुछ चीज़ों में, जैसे कि पावर मार्केट रेगुलेशन में, साथ में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड में, कोड रेगुलेशन में, और ओपन एक्सेस इन इंटर स्टेट ट्रांसमिशन रेगुलेशन में। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पॉसोको की बात करी थी, POSOCO फुल फॉर्म क्या है आपका, पावर सप्लाई ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये क्या है, ये एक होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। ये यहाँ पे कॉम्पिटिटिव और एफिशिएंट होलसेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है। ठीक है, होलसेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है, यहाँ पे बढ़िया कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हैं, एफिशिएंट है ये, और यहाँ पे साथ में ये एडमिनिस्टर करता है सेटलमेंट सिस्टम को भी। इसके अंदर आपको 5 तरह के रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स मिलेंगे और एक नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर भी मिलेगा, ताकि यहाँ पे पूरा इंटीग्रेटेड ऑपरेशन हो जाए नेशनल पावर सिस्टम का विद रिलायबिलिटी, इकोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, मैंने जो आपको ये पॉस्को बताया था, इसमें ये पावर सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है, मैंने सप्लाई बोल दिया तो उसके लिए रियली सॉरी। ये पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, क्लियर है। उसके बाद जो मैंने एक IEX का यूज किया था वर्ल्ड का, इंडियन एक्सचेंज सॉरी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो IEX क्या है समझते हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। देखिए ये पहले तरह का ऐसा और सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है हमारे इंडिया के अंदर, जो एक नेशन वाइड पूरे देश में ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और साथ में एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स के लिए। इसको रेगुलेट करा जा रहा है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा, CERC के द्वारा। और ये एक वन ऑफ द 2 पावर एक्सचेंज है इंडिया में। एक आप जानते हो क्या है, PXIL है, मतलब पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड है, और दूसरा ये है IEX जिसको हम कहेंगे इंडियन एक्सचेंज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब हुआ क्या है कि रिसेंटली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अप्रूव करा है आपका जो एप्लीकेशन है प्रानुर्ज सोल्यूशन लिमिटेड की। एक कंपनी प्रमोट कर रही है जो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, PTC लिमिटेड एंड ICICI बैंक, तो ताकि यहाँ पे 3rd पावर एक्सचेंज कंट्री में बनाया जा सके। तो ये कुछ हमने इसकी बात करी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कहता है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट।
तो न्यूज़ में क्यों रहा, पहले ये समझते हैं। देखिए, रिसेंटली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है CERC ने अप्रूव करा है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट को। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को अप्रूव करा गया है ऑन द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब जानते हैं न्यूज़ के बारे में कुछ बातें। देखिए, ये कदम उठाया गया आफ्टर रियल टाइम मार्केट ट्रेडिंग को जब अप्रूव कर दिया गया। रियल टाइम मार्केट ट्रेडिंग को अप्रूव करने के बाद इस कदम को उठाया गया है पावर एक्सचेंज के अंदर जून 2020 में। फिर समझिए यहाँ पे कि जब ये रियल टाइम मार्केट ट्रेडिंग को अप्रूव कर दिया गया है इन पावर एक्सचेंजेस इन जून 2020, उसके बाद इस कदम को उठाया गया है। अब देखिए, ये जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है ये अभी ट्रेड कर रहा है कुछ मॉडल्स के थ्रू। आइए आपको मॉडल्स बता देती हूँ। आपका चार्ट बना है वहाँ पे, जो मैंने किताब फॉरवर्ड करी है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे या विजन आइस के मैगजीन में भी। यहाँ पे आप ऐसे समझिए, पहला मॉडल है यहाँ पे डे अहेड मार्केट। इसमें क्या होता है कि ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रिसिटी में अलाउ होते हैं फॉर अ डे इन एडवांस, ठीक है, एक दिन एडवांस में। दूसरा आता है फिर आपका टर्म अहेड मार्केट। ये क्या है, इसे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेड कराया जाता है सेम डे अप टू 11 डेज इन एडवांस। उसके तीसरा आता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। ये जो है वो एक तरीके का मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जो आपका इकोनॉमिक इंसेंटिव देता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से करते हो, ठीक है। अब रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट में एक जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट होता है इसे बनाते हैं जब 1 मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट आप करते हो फ्रॉम एन एलिजिबल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से, ठीक है, तब आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। अब देखिए, जनरेटर्स क्या कर सकते हैं, जनरेटर बेच सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जो वो रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाते हैं। जैसे कि आपका कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी को बेचा जाता है ना, वैसे रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को भी बेचा जा सकता है। एंड ये ऑफर करते हैं REC मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट को अलग से ऑफर करते हैं ताकि एंटिटीज आए और अपना रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन फुलफिल करें। आखिरी में रियल टाइम मार्केट RTM भी इसके अंदर है। वो क्या है, देखिए, ऑक्शन सेशन होते हैं, बोली लगती है, ठीक है। इवन टाइम ब्लॉक्स भी होते हैं ऑन द आवर, और यहाँ पे मतलब टाइम के हिसाब से हर एक घंटे में ऑक्शन होते हैं और डिलीवरी कमेंसेस 1 आवर आफ्टर द ट्रेड सेशन इज क्लोज। जब एक मतलब ट्रेड सेशन जब क्लोज हो जाता है उसके 1 घंटे के अंदर यहाँ पे डिलीवरी कमेंस हो जाती है। देखिए, जो रिन्यूएबल प्लेटफॉर्म जो हमारे कंट्री के अंदर रिन्यूएबल पेनिट्रेशन हो रहा है, जो अंदर घुस रही है, ये बढ़ रहा है हालांकि। अब देखिए, जो पार्टिसिपेशन है रिन्यूएबल एनर्जी का अभी एग्जिस्टिंग DAM मतलब आपका जो है डे अहेड मार्केट और TAM मतलब टर्म अहेड मार्केट में ये जो सेगमेंट में ये अभी भी बहुत कम है, लेस देन 1% है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अलगाव कोई भी सेग्रीगेशन तो करा नहीं गया है कन्वेंशनल पावर के बीच में और ग्रीन पावर के बीच में किसी सिस्टम के द्वारा। तो ये दिक्कत हो रही है। तो इस इशू को यहाँ पे ओवरकम करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव नया मॉडल यहाँ पे बनाने की बात है। इसका नाम है GTAM, इसको इंट्रोड्यूस करा गया है। अब कुछ बात जानेंगे हम GTAM के बारे में। देखिए, GTAM जो है इसे स्पेसिफिकली इसीलिए इंट्रोड्यूस करा गया है ताकि हम यहाँ पे जो पावर रिन्यूएबल डेवलपर्स जनरेट करते हैं उसे ओपन मार्केट में बेच सकें और इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट की जरूरत भी ना पड़े। अब ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो सकती है रिन्यूएबल एनर्जी की। तो इसके कुछ फीचर्स तो जानना बनता ही बनता है। जानते हैं, देखिए, एनर्जी शेड्यूल जो होती है इस GTAM के थ्रू, वो GTAM कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये एक कंसिडर करी जाती है एज डीम्ड RPO, ठीक है। RPO वगैरह मैं ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है। डीम्ड RPO कंप्लायंस टू दी बायर, ठीक है, उसी तरीके है। पहले क्या था कि बायर जो कि पावर के होते थे विंड और सोलर कंपनी के, ठीक है, वो क्लेम नहीं कर सकते थे दैट ही हैड मेट RPO, ठीक है, कि इन्होंने RPO मीट करा है, ये पहले क्लेम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कर सकते हैं। साथ में ट्रांजेक्शन होता है GTAM के थ्रू, ये बायलेटरल होता है, मतलब दो पार्टीज के बीच में हो रहा है, ठीक है, बायलेटरल है, जिसमें क्लियर आइडेंटिफिकेशन है करस्पॉन्डिंग बायर्स और सेलर्स की। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई भी ऐसी डिफिकल्टी नहीं आती है जब आप अकाउंट करते हो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन मतलब RPO को, ठीक है। साथ में यहाँ पे कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होता है दोनों ही सोलर और नॉन सोलर एनर्जी के लिए, अगर भाई सोलर है नॉन सोलर है और RPO फुलफिल करना है तो आपको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। साथ में इसका ग्रीन इंट्राडे होता है, मतलब 10 आर्ली कॉन्ट्रैक्ट होता है सेम डे के लिए। उसके साथ डे अहेड कंटिजेंसी होता है, ये आर्ली कॉन्ट्रैक्ट होता है अगले दिन के लिए। उसके साथ यहाँ पे जो है वो
डेली होता है, डेली में क्या है, ऑल और अ ब्लॉक ऑफ आवर्स होता है सिंगल डे के लिए, और वीकली भी होता है, मतलब मंडे टू संडे तक होता है। ठीक है। प्राइस डिस्कवरी की बात करें तो ये आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होती रहती है, प्राइस टाइम प्रायोरिटी बेसिस पे। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट टॉपिक कहता है भाई इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल 2020 के बारे में। क्या है ये समझते हैं, यहाँ पे न्यूज में क्यों रहे पहले ये जान लेते हैं। देखिए रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रिलीज करी है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 के लिए, जो राइट देता है कंज्यूमर को कि आप अच्छी खासी सर्विसेज, रिलायबल सर्विसेज और क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी पाएंगे। अब क्या है ये रूल्स पहले समझते हैं। देखिए ये सारे रूल्स को फ्रेम करा गया है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर, है ना, जिसके अंदर कंज्यूमर चार्टर है। भैया कंज्यूमर को ध्यान में रख के सब बनाया गया है सारे रूल्स। यहाँ पे कंज्यूमर को पावर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर को पावर देते हैं। कैसे? कंज्यूमर को अलाउ करके इंडिया के अंदर कि आप एक कॉन्टिन्यूअस सप्लाई अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रिसिटी पाएंगे। इसके अंदर राइट्स हैं जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को मोर अकाउंटेबल, ज्यादा अकाउंटेबल बनाते हैं अपने कंज्यूमर्स के प्रति। राइट्स जो दिए गए हैं वो कंज्यूमर को पावर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर को पावर देते हैं कि आप यहाँ पे भाई इंश्योर करें कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया हो। क्योंकि भाई देखिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो घर के एसी नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा भैया, फ्रिज नहीं चलेगा, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा ना। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दूसरी बात कि यहाँ पे ये राइट जो है वो इंश्योर कराते हैं सेविंग्स फॉर द कंज्यूमर, मतलब डायरेक्ट सेविंग्स यहाँ पे कंज्यूमर को मिलती है लोअर कॉस्ट एनर्जी की देके, और इससे भाई रिएक्टिव पावर टेरिफ्स वगैरह देके। और इनडायरेक्ट सेविंग कैसे मिलती है कि भाई जो सरकमस्टेंस जैसे कि डैमेज वगैरह होता है या इक्विपमेंट जल्दी अचानक से आती है जाती है तो भड़ से फूट जाता है ना, तो इक्विपमेंट खराब होता है तो उससे पैसा वगैरह बचता है। ठीक है। प्रोडक्शन ये लॉस ऑफ डेटा या वर्क होता है तो ये इससे पैसा बचता है। और फर्दर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है अक्रॉस द कंट्री वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है इससे प्रमोट होता है। अब देखिए कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो कि कवर्ड करे गए हैं इलेक्ट्रिसिटी राइट्स कंज्यूमर रूल्स के अंदर। तो सबसे पहला जो है वो राइट्स कंज्यूमर के और ऑब्लिगेशन जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज का है। दूसरा क्या है कि नए नए कनेक्शंस या मॉडिफिकेशन एग्जिस्टिंग कनेक्शन में उसका रिलीज। तीसरा क्या है मीटरिंग अरेंजमेंट। चौथा है डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन प्रोविजन। साथ में पांचवा रिलायबिलिटी सप्लाई की। छठा आपका कंज्यूमर एज प्रोस्यूमर आपका। फिर सातवां आपका स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लाइसेंसिंग। आठवां आपका कंपनसेशन मैकेनिज्म कैसा होगा। फिर नवा आपका कॉल सेंटर होगा कंज्यूमर सर्विसेज के लिए। और आखिरी में जो है वो ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा ताकि दुख दर्द जो भी है उन्हें दूर करा जा सके। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो कहता है यहाँ पे प्राइवेटाइजिंग डिस्कॉम्स। अब ये बात न्यूज में क्यों रही है समझते हैं। देखिए सरकार प्लान कर रही है कि सब चीजों की तरह यहाँ पे प्राइवेटाइज कर दे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, जिसे हम लोग डिस्कॉम्स कहते हैं। कहाँ पे? यूनियन टेरिटरीज में बाय जनवरी 2021। अब यहाँ पे सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि हम इन डिस्कॉम्स की कंडीशन अच्छी कर सकें। क्या है वो इनिशिएटिव्स, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये कि बेल आउट पैकेज दिया इन्हें भाई 90,000 करोड़ रुपए का एज अ पार्ट ऑफ 20 ट्रिलियन स्टिमुलस पैकेज टू रिवाइव द इकोनॉमी। वो तो आप जानते हैं, कौन भूल सकता है इन 20 लाख करोड़ के बारे में। तो इसके लिए भैया इनको 90,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। साथ में दूसरी बात कि भाई प्रपोज डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स स्कीम, भाई इन्होंने भाई इसका नाम था अटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट योजना आदित्य, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो कट इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस बिलो 12%। तो भैया ये जो है इसे कम करना, इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस जो है वो 12% से कम करने हैं। इसके लिए आदित्य योजना लाई थी सरकार। तीसरा पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, जैसे कि भाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लेकर आना, ऐसी स्कीम लाना इलेक्ट्रिसिटी सेंटर में ताकि यहाँ पे सब्सिडीज प्रॉपर मिल सके, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके। यहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो डिस्कॉम में है वो प्रॉपर यहाँ पे चीज़ों को भाई गरीब आदमी को यहाँ पे डीबीटी मिल सके तो ये आसान हो। साथ में ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स टू द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के हिसाब से जो सरकार है उसने यहाँ पे कहा था कि भाई यहाँ पे कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ्स हो और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को सेटअप करा जाए जो कि पावर परचेज अग्रीमेंट को इन्फोर्स करेगी। उसके साथ वन टाइम रिलैक्सेशन वर्किंग कैपिटल बोरिंग लिमिट में भी लगाई गई अंडर उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, मतलब उदय स्कीम के अंदर। साथ में न्यू टैरिफ पॉलिसी का फोकस क्या था? इंप्रूव करना कंज्यूमर राइट्स को, प्रमोट करना इंडस्ट्री को, इंश्योर करना सस्टेनेबिलिटी को, है ना, सेक्टर टू ऑफ द सेक्टर टू बी रिलीज सून। न्यू टैरिफ पॉलिसी जो है वो जल्दी ही रिलीज भी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो है वो रिलेटेड न्यूज के बारे में कुछ बात जान लेते हैं।
देखिए प्राप्ति की बात करें, ठीक है, प्राप्ति की बात करते हैं। यहाँ पे प्राप्ति का फुल फॉर्म है पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर्स। तो क्या है, प्राप्ति ऐप और वेब पोर्टल दोनों को ही डेवलप कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए पावर परचेज ट्रांजैक्शन में जेनकॉस और डिस्कॉम्स के बीच में। अब प्राप्ति यहाँ पे कंज्यूमर्स को भी इनेबल करेगी कि आप भी यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करो, अपने डिस्कॉम्स की पेमेंट वगैरह वगैरह करो, है ना, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट बीइंग मेड टू जेनकॉस। तो प्राप्ति पोर्टल के हिसाब से जो पावर प्रोड्यूसर्स का टोटल ड्यू होगा जिसे ओन करेंगे डिस्कॉम, वो बढ़ा है बाय 37% ईयर ऑन ईयर इन अगस्त 2020। तो ये दिखाता है कि भाई इस सेक्टर में कितने सारे स्ट्रेस हैं, कितनी दिक्कतें हैं। समझ रहे हैं इस बात को? अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कहता है एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। उसके अंदर जो सब टॉपिक है जानते हैं। पहला है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट। क्या है ये समझते हैं, न्यूज में क्यों रही। देखिए रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज करी है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 को। अब क्या होता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, समझते हैं। देखिए कॉम्पोजिट स्कोर है, करीब इसमें 40 इंडिकेटर्स हैं जो बेंचमार्क करते हैं करीब 115 कंट्रीज को, किस पे, ऑन दी स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर एनर्जी ट्रांजिशन, किस स्पीड से और किस डायरेक्शन से एनर्जी इनकी चलती है, ट्रांजिट होती है, और क्या अपॉर्चुनिटीज है इसको इम्प्रूव करने, ये सब देखते हैं। समझ गए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या है। अब ये एक पार्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव का, और ये एक कॉन्टिन्यूएशन है एनुअल एनर्जी सिस्टम बेंचमार्किंग सीरीज का। पहले पब्लिश करी जाती थी एज एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स के तौर पे, सीरीज के तौर पे 2013 से लेकर 17 तक रिलीज भी हुई है। अब यही जो ETI है, मतलब एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स फ्रेमवर्क जो है, इसके अंदर दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक दिखेगा करंट एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस, और दूसरा आपको जो है इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव क्या है। देखिए एम ये है ना कि हम किस तरीके से यहाँ पे स्पीड जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन की उसे कैसे और बढ़ा सकते हैं, भाई नई नई पॉलिसीज को लाके, कॉर्पोरेट डिसीजन लेके, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन करके, ताकि ट्रांजिशन जो है वो सिक्योर हो, सस्टेनेबल हो, अफोर्डेबल हो, और फ्यूचर एनर्जी सिस्टम के साथ बना के चले। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसे जो है ऑफर करते हैं जिसमें एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी सारे स्टेक होल्डर्स के ग्रुप्स के बीच में ऑन द एंड स्टेट ऑफ द एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन की एंड स्टेज में नेसेसरी जो भी इंपेरेटिव्स होंगे, मार्केट और पॉलिसी इनेबलर्स, और साथ में इसकी वजह से वेरी रिजल्टिंग ह्यूमन इम्पैक्ट, सब कुछ यहाँ पे इसके अंदर देखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ की फाइंडिंग्स क्या रही, इस ETI 2020 ने क्या देखने को मिला। तो रैंकिंग स्वीडन की रही नंबर 1, स्विट्जरलैंड की रही नंबर 2, फिनलैंड की रही 3, इंडिया की रही 74 और चाइना की रही 78। गैप जो कि टॉप परफॉर्मर और बाकी के बीच में है वो कम हो रहा है। मेनली क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल कमिटमेंट जो करी गई है वो बढ़ती जा रही है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, नई नई इमर्जिंग इकोनॉमी में, इसलिए बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के साथ अब ये छोटी इकोनॉमीज भी जो है मेल बना पा रही हैं। खैर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स फॉर द ईयर 2018-19 रिपोर्ट। क्या है समझते हैं, न्यूज में क्यों ना, पहले जानते हैं। देखिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने रिलीज करी है एक रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट का टाइटल है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स फॉर द ईयर 2018-19। जाइए रिपोर्ट के बारे में कुछ बात जानते हैं। देखिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने कंडक्ट करा है एक एनुअल स्टडी, हर मतलब सालाना वाली, तो एनुअल स्टडी जो कंपेयर करता है कि एक्चुअल एनर्जी का कंजम्पशन 2018-19 में क्या था, उसे कंपेयर करता है एस्टिमेटेड एनर्जी कंजम्पशन के साथ में had a current energy efficiency measures not been undertaken, that is counterfactual। समझे, काउंटरफैक्चुअल का मतलब होता है रिलेटिंग टू और एक्सप्रेसिंग व्हाट हैज नॉट हैपेंड, जो नहीं हुआ है उससे रिलेट करना। चलिए खैर यहाँ बात करते हैं कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रहा इस स्टडी का वो ये रहा कि हम एक्सेस करें कि क्या इम्पैक्ट पड़ा सारे ही एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम्स या प्रोग्राम पे हमारे इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी जो कि बचाई गई, सेव करी गई, और रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 2018-19 में। खैर देखिए यहाँ पे और बात जानते हैं, इंडिया की एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स क्या है, ई मेजर्स क्या लिए।
देखिए हमने यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी की इम्पोर्टेंस जान समझ के कि प्रमोट करने में भाई हम लो कार्बन ट्रांसफॉर्मेशन को प्रमोट करने को लेके इंडिया ने लॉन्च करा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को 2001 में। उसके बाद इसे फर्दर डायरेक्ट करा इस अपनी पॉलिसीज को नई नई चीज़ों को सेट करके, जैसे कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जिसके बारे में भी आपको बताएंगे। उसके बाद ये लेकर आई नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। अब देखिए ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ यहाँ पे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कि नेशनल लेवल के हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं एनर्जी एफिशिएंसी को, कैसे अपने खुद की स्कीम्स या सेट वगैरह इस सेट ऑफ स्कीम्स को लॉन्च करके। अभी की बात करूँ तो इंडिया जो है बहुत सारी एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम को जो है रन कर रहा है, जिसमें कि आपका आती है भाई यहाँ पे लार्ज इंडस्ट्री में बताएं तो आपका परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम है। इंडस्ट्री एमएसएमई की बताएं तो आपका बीईई एसएमई प्रोग्राम है, जीईएफ वर्ल्ड बैंक बीईई प्रोग्राम है। फिर आपका डोमेस्टिक लाइटनिंग एंड अप्लायंसेस की बात करें तो स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग उजाला आ जाता है। फिर डोमेस्टिक बिल्डिंग की बात करें इको निवास संहिता रेजिडेंशियल लेबलिंग आता है। फिर कमर्शियल बिल्डिंग की बात करें तो ईसी बीसी कमर्शियल बिल्डिंग, साथ में बीईई स्टार रेटिंग प्रोग्राम, बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम आ जाता है। उसके बाद एग्रीकल्चर अप्लायंसेस स्टार रेटेड पंप्स की बात करें तो उसके अंदर एग्रीकल्चर डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम स्टार रेटेड पंप्स आते हैं। ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें अगर हम तो कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आता है। और उसके बाद अगर म्यूनिसिपैलिटी लाइटनिंग और अप्लायंसेस की बात करें तो म्यूनिसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम वगैरह इसके अंदर आता है। अब देखिए जो हम बात कर रहे थे बीईई के बारे में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, वो क्या है समझिए, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जिसे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर रखा गया है, सेटअप करी गई थी। जो प्रोविजंस आपकी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 की थी उसके अंदर इसको सेटअप किया गया था। एम ये है, मिशन ये है कि असिस्ट करना डेवलपिंग पॉलिसीज को और स्ट्रेटजीज को, मतलब जो भी अभी डेवलपिंग पॉलिसीज हैं स्ट्रेटजीज हैं तो इनको यहाँ पे और असिस्ट करना विद थ्रस्ट, मतलब सेल्फ रेगुलेशन का थ्रस्ट देखिए, इनको मार्केट प्रिंसिपल्स का थ्रस्ट देखिए विद इन द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इसके तहत ठीक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि एनर्जी की जो इंटेंसिटी है उसे कम करना है हमें इंडियन इकोनॉमी में। और एनर्जी की इंटेंसिटी को मेजर करा जाता है कि एनर्जी की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट आउटपुट और एक्टिविटी। कैसे करते हैं मेजर, कैसे करते हैं, आई एम सॉरी क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, ठीक है। एनर्जी की इंटेंसिटी को मेजर कैसे करते हैं, बाय द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट आउटपुट और एक्टिविटी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट आउटपुट और एक्टिविटी या फिर जीडीपी। तो ये कुछ बात करी हमने इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इसके बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के बारे में। न्यूज में क्यों ना समझते हैं। देखिए रिसेंटली नीति आयोग ने अनाउंस करा गवर्निंग स्ट्रक्चर इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के लिए। अब क्या है ये समझ लेते हैं। ये इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम ये जॉइंटली लॉन्च करा है नीति आयोग और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा अंडर द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। ये पार्ट है सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर का यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के। और ये जो स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप है ये ऑर्गेनाइज करती है भाई कि भाई प्रॉपर एंगेजमेंट हो दोनों ही साइड का। 4 प्राइमरी पिलर्स पे कोऑपरेशन के, मतलब 4 पिलर्स में आप कोऑपरेट किया जाएगा। पहला होगा आपका पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी, दूसरा होगा ऑयल एंड गैस का, तीसरा होगा रिन्यूएबल एनर्जी का और चौथा होगा सस्टेनेबल ग्रोथ का। अब यही जो आपका इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम है, एम ये है कि इंडियन रिसर्चर्स के साथ इंगेज करें, नॉलेज पार्टनर्स के साथ इंगेज करें, थिंक टैंक और नेशनल और इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ इंगेज करें ताकि प्रॉपर मॉडल और लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग कर पाएं। जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है इसका, इसके अंदर यहाँ पे आपको जो है इंटर मिनिस्ट्रियल जो है लोग मिलेंगे और साथ में स्टीयरिंग कमेटी भी है। इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव होंगे सरकार के, साथ में इंडस्ट्री एसोसिएशन के, अकेडमिया के, पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के और थिंक टैंक और फंडिंग एजेंसीज के। तो ये कुछ
हमने इस पार्ट के अंदर करी बात और यहाँ पे हमारा पार्ट होता है कंप्लीट. सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS. And if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description along with this. If you want to support me in my work and join and just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.